जय हिंद दोस्तों। हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 12 की एनसीईआरटी समकालीन विश्व राजनीति। इसके पहले लेसन का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो मैंने ये जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये पीडीएफ मैंने एनसीईआरटी की वेबसाइट से डाउनलोड किया है। अगर आपको चाहिए तो आप भी वहाँ इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। परिचय। इसमें दिया गया है कि शीत युद्ध के समय सरगर्म दौर में बर्लिन की दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। इसकी परिणति दूसरे दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का एक एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप 8 देशों ने नए एक-एक करके जनता के प्रदर्शन को देखकर अपनी साम्यवादी शासन बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव से कारण हुआ था। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन का आशय, कारण और परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के बाद दुनिया के एक हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत के रिश्ते कैसे हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि जब शीत युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त हुआ था, तो उसके बाद शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था। दुनिया दो खेमों में बटी थी। पहला था एक यूएसएसआर, जो आज वर्तमान में रसिया रूस है, वही इसका नेतृत्व करता था। और ये लगभग जब ये यूएसएसआर 1991 में टूटा था, तो ये 15 देशों में विभाजित हुआ था। और दूसरी तरफ था पूंजीवादी मीन्स आज इसका नेतृत्व करने वाला था अमेरिका। तो इन दो भागों में विभाजित था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, और इसका विघटन हो गया था 1991 में। हम इसके विघटन का कारण जानेंगे। यहाँ पर लिखा है कि विघटन से आशय क्या है, विघटन के कारण, परिणामों के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ पर भी दिया है कि बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया का साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक था। बर्लिन की दीवार जो थी, ये बर्लिन की दीवार दिखाए गए हैं। ये बर्लिन की दीवार एक पूर्वी जर्मनी में बांट दिया गया था, एक पश्चिमी जर्मनी में बांट दिया गया था। तो यही पूंजीवाद और साम्यवाद का विभाजन करती थी। और 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण, साम्यवादी खेमे और समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र में कथाक्रम के सामने रखते हैं। लोग दीवार में छोटा छेद कर रहे हैं, आप देखेंगे यहाँ पर इसमें उतना क्लियरिटी से नहीं दिखाया गया है। और मुक्त आवागमन के संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। 1989 से पहले बर्लिन की दीवार, ये बर्लिन का दीवार चित्र दिखाया गया है। और यहाँ पर दीवारों को गिराया जा रहा है, यही दीवारों को ये गिरा दिया गया है। तो चलिए चलते हैं दूसरे। फिर सोवियत प्रणाली क्या थी? हम ये जानते हैं। समाजवादी सोवियत गणराज्य, जिसे यूएसएसआर कहते थे, रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आई। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की जरूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत के रूप में रचने का सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था।
इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश की दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा, इस्पात आदि मशीनरी उत्पादन शामिल थे। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस से जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीजों का उत्पादन वहां होता था। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सोवियत संघ उस समय था वहां पर पिन से लेके कार तक सभी चीजों का उत्पादन होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों की स्थिति नहीं थी। मतलब पश्चिमी देश मतलब अमेरिका में भी पिन से लेके कार तक सारी चीजें बनाई जाती थी, लेकिन गुणवत्ता के रूप में जो थी वो पश्चिमी दुनिया की वस्तुएं यूएसएसआर दूसरी दुनिया की वस्तुओं से भिन्न थी। ये गुणवत्ता में निम्न स्तर की थी यूएसएसआर की, लेकिन अमेरिका की गुणवत्ता में भी उच्च स्तर की थी। लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित कर दिया था। मतलब उन्हें बुनियादी आवश्यकताएं जितनी भी लोग यूएसएसआर में वो वहां की सरकार देगी, ये वहां का बेसिक फंडा था। सरकार बुनियादी जरूरतों की चीजों को मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, लोक कल्याण की अन्य चीजें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था और भूमि अन्य उत्पादक संपादकों पर भी स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुले और कार्टून में व्यक्त करते थे। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं ने सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं थी। जनता ने अपनी सांस्कृतिक और बाकी मामलों के साथ संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों में आपस में मिलकर सोवियत संघ का निर्माण करती थी। तो जो यूएसएसआर था वो कितने देशों का समूह था? कहा जाता है 15 देशों को मिलाकर सोवियत संघ का निर्माण हुआ था। लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और धीमित वस्तुएं रहती थी। देखिए, कोई भी हमें राष्ट्र चलाना है, अगर 15 राज्यों का समूह था तो लगभग सभी राष्ट्रों के प्रमुख जो थे, वहां के नेता थे, उनको भी प्राथमिकता देनी चाहिए थी। लेकिन ऐसा न करने के कारण भी इसके विभाजन का एक कारण था। यहाँ पर देख लेते हैं क्या लिखा है। व्लादिमीर लेनिन, पुतिन तो वर्तमान में लेनिन, इनका जन्म 1870 से 1924 के बीच में का कार्यकाल था। इन्हें बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी का संस्थापक माना जाता है, जो 1917 में रूसी क्रांति के नायक और क्रांतिकारी के बाद सबसे मुश्किल दौर में सोवियत समाजवादी गणराज्य के संस्थापक अध्यक्ष, मार्क्सवादी का अमली जामा पहनाने का समर्थक, पूरी दुनिया में साम्यवाद के प्रेरणा स्रोत। तो कहा जाता है कि जो मार्क्सवाद था, मार्क्सवाद को जमीनी हकीकत पे किसने लागू किया था? तो वो लागू करने वाले व्लादिमीर लेनिन थे। चलिए, हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिक और बुनियादी ढांचे मसलन परिवहन, ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि
सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमजोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादन और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिमी देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर साल की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्ष में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव ने जब यूएसएसआर की कमान संभाली तो मिखाइल गोर्बाचेव इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। कम्युनिस्ट पार्टी का महासचिव कौन बना? गोर्बाचेव बने। तो पश्चिमी देश में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी। सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार की जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिमी के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रही जिनका किसी को कोई अंदाजा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश में सोवियत खेमे का हिस्सा थे। जो यूरोप था, यूरोप दो भागों में बट गया था। जो पूर्वी यूरोप था वो सोवियत संघ का, यूएसएसआर का हिस्सा था। उसमें जो पश्चिमी था वो पूंजीवाद का था। देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत संघ के नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकार एक के बाद एक गिर गई। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हो गई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतियों, सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों में कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं के द्वारा विरोध किया गया। 1991 में तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था। वे कम्युनिस्ट पार्टी की पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्तापलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकरण नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मॉस्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज्यादा यूरोपीकृत थे और अपने को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों में के लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की। वे सोवियत संघ के साथ रहना चाहते थे। 1991 दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की और कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और परिवर्तित गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। तो यहाँ पर दिसंबर 1991 में, देखिए एग्जाम में पूछा भी है बहुत बार पीजीटी कि दिसंबर 19 यूएस जो कम्युनिस्ट पार्टी थी इसका विघटन कब हुआ? तो 1991 के दिसंबर में विघटन हो गया था। यूएसएसआर का विघटन हो गया था दिसंबर 1991 में। और 3 गणराज्य रूस, यूक्रेन, बेलारूस सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की थी। और स्टालिन के बारे में यहाँ दिया है, स्टालिन, जोसेफ स्टालिन। तो लेनिनवाद को बढ़ावा देने वाला कौन था? जोसेफ स्टालिन था। 1970 में बोल्शेविक क्रांति हुई लेनिन के नेतृत्व में। तो उसके बाद 1924 तक चला था लेनिन का प्रभुत्व। लेनिन की 1924 में डेथ हो गई। उसके बाद यूएसएसआर की कमान किसने संभाली? उसके बाद जोसेफ स्टालिन ने संभाली। आप देखेंगे एक वेब सीरीज है
वेब सीरीज नहीं, मतलब एक स्टोरी है, नेटफ्लिक्स पे आई है। नेटफ्लिक्स पे आई है विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल करके एक नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज आई है। आप उसमें देखेंगे तो जोसेफ स्टालिन का भी प्रभुत्व वहां पर दिखाया गया है। किस प्रकार से जब जर्मनी पूरे यूरोप को जीतता हुआ इंग्लैंड को भी या ब्रिटेन को भी जीतने की कोशिश करता है, तो वहां पर चर्चिल ने किस प्रकार से नेतृत्व कर किया, किस प्रकार से अमेरिका को शामिल करने की बहुत बार कोशिश की। और फिर जब अमेरिका पर जापान द्वारा बम गिराया गया, तो अमेरिका पूर्ण रूप से शामिल हो गया। और उसके पहले देखेंगे आप वहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्री की मूवी दिखाई गई है, डॉक्यूमेंट्री की स्टोरी टाइप दिखाया गया है, इसमें स्टालिन को भी दिखाया गया है कि स्टालिन का प्रभुत्व भी उस वक्त में बहुत ज्यादा था। तो लेनिन के उत्तराधिकारी सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में 1924 से 1953 तक इसका कार्यकाल था। नेतृत्व किया औद्योगिकरण में तेजी को बढ़ावा और खेती को बलपूर्वक सामूहिकरण। दूसरे विश्व युद्ध की जीत का श्रेय 1930 के दशक में भयानक आतंक पार्टी के अंदर अपने विरोधियों को कुचलने और तानाशाही रवैये के लिए जिम्मेदार ठहराए गए। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल कॉमनवेल्थ और इंडिपेंडेंट स्टेट्स का गठन। बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। रूस को सोवियत संघ जब विघटित हो गया था, तो रूस को इसका उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया था। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। जो यूएनओ है, उसमें 5 लोगों को वीटो का अधिकार है, जिसमें कौन है? यूएसए है, यूके है, फ्रांस है, चाइना है और रूस है, बोले तो रसिया। ये 5 लोग हैं जिसे यूएनओ में सुरक्षा वीटो का अधिकार दिया गया है। चलिए, रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सोवियत संघ ने 2 अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी। उन सब को निभाने का जिम्मा अब रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। रूस ने 1949 में, इसे 1945 में हम लोग देखते हैं यूएसए ने कर लिया था, बम विस्फोट का प्रयोग कर लिया था जापान के नागासाकी हिरोशिमा पर। उसके बाद 1949 में परमाणु संपन्न यूएसएसआर भी बन गया था। तो उसने अमेरिका के साथ परमाणु निशस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था में पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में न तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले में हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरुद्ध रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की
बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था के शक की नज़र में देखने लगा। उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू किए। यह व्यवस्था इतनी कमजोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफी हद तक एक साफ है। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार, सैन्य साजो सामान पर लगाया था। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि सोवियत के नियंत्रण में बने रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। लेकिन वो पढ़िए ऊपर कि बोल्शेविक क्रांति 1917 में हुई। उसके बाद लेनिन जो था 1917 से 1924 तक था। उसके बाद कार्यकाल किसने संभाला यूएसएसआर का? कम्युनिस्ट पार्टी का। उसके बाद आ गया स्टालिन आ गया। स्टालिन कब तक संभाला? स्टालिन ने 1924 से लेकर 1953 तक संभाला। अब उसके बाद कौन आता है? निकिता ख्रुश्चेव आते हैं। इनका जो जीवन का कार्यकाल था 1924 से 1971 तक था और सोवियत संघ के राष्ट्रपति हूँ। स्टालिन के नेतृत्व शैली के आलोचक 1956 में कुछ सुधार लाने की लागू किए। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का सुझाव रखा और हंगरी के जन विद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट का सामना किया। तो ये पूछा भी जाता है कि जो क्यूबा का मिसाइल संकट था उस समय यूएसएसआर के राष्ट्रपति को यूएसएसआर कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव कौन थे? तो वो थे निकिता ख्रुश्चेव थे। तो हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा सी गई, क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी अर्थव्यवस्थाओं का उपयोग पश्चिम अपने प्रभुत्व को जमाए रखने के लिए और 15 राज्य जो इसके साथ थे उन पर अधिक खर्च किया और परमाणु हथियारों पर अपना संसाधनों का व्यय किया, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई। इसी के साथ एक और बात हुई। पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भाप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम की पूंजीवादी से बेहतर है, लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था कि सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई है। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में अव्यवस्था की अक्षमता, शासन से ज्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकरण होना, इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और इसका जनाधार खिसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधार में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वायदा था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने और पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि सोवियत संघ टूट क्यों गया। इस बिंदु पर आकर ज्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति में हमें आगे के इतिहासकार शायद ज्यादा बेहतर ढंग से समझा पाए। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं ऐसा ज्वर उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इस पर काबू पाना एक अर्थ से असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता
के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्यपद्धति में धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फायदा नहीं हुआ, यह संभव है। उन्हें बहुत धीमी गति से फायदा हो रहा था। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, कि विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेषाधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहा है। इस खींचतानी में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरह से जाता रहा और जनमत आपस में बट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। ऐसे लोगों को सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे थे। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया। सोवियत व्यवस्था के अंदर लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं को संप्रभुता की इच्छा का उभार की रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया। देखिए एग्जाम में पूछता है, काफी इंपॉर्टेंट है कि बाल्टिक राज्य कौन कौन से हैं। बाल्टिक राज्य एस्टोनिया है, लताविया है और लिथुआनिया है। एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया। बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया, लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीय संप्रभुता के भावों को उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। यह विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में न कही जा रही थी, कहीं न कहीं जारी थी, और चाहे सुधार होते या न होते, सोवियत संघ में अपने अंदरूनी संघर्ष होना ही था। खैर, यह तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाया हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता और उसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों के राष्ट्रवादी असंतोष इस सीमा तक भड़काया कि उस शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। विडंबना यह कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमनदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस में से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्य रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया, जहां यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग थलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। विघटन की परिणतियां क्या थी? अब विघटन की परिणतियां जानने से पहले ऊपर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, हम लोग इसे पढ़ लेते हैं। देखिए, हम लोग पढ़े हैं, चार शासक को पढ़ चुके हैं, जिसमें पहला था लेनिन, दूसरा था स्टालिन, तीसरा था गोर्बाचेव, तीसरा था ख्रुश्चेव, निकिता ख्रुश्चेव। अब हम लोग पढ़ रहे हैं लियोनिड ब्रेजनेव। तो देखिए, लेनिन कब से था? 17 से 24 तक मान सकते हैं। स्टालिन कब था? 24 से 53 तक था। निकिता ख्रुश्चेव कब तक थे? 53 से 64 तक थे। अब आगे हैं लियोनिड ब्रेजनेव कब से थे? 1964 से 1982।
ऐसे आप याद करना पड़ेगा। ये इनका जो कम्युनिस्ट पार्टी का अधिकारी थे, तो ये पूछता है कि किसके कार्यकाल में क्या हुआ था। जैसे अगर हम इनके टाइम पीरियड भी याद रहेगा तो हम ये याद कर सकते हैं कि निकिता क्रुश्चेव जो थे, इनके समय क्यूबा मिसाइल संकट हुआ था। स्टालिन का एक बहुत बड़ा कथन था कि एक देश में समाजवाद। लेनिन की एक पुस्तक थी इंपीरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। और ब्रेजनेव का कार्यकाल था 1964 से 1989। इन्हीं में देखेंगे कि रूस में यूएसएसआर की सेना भेजी गई थी। अफगानिस्तान में यूएसएसआर की सेना भेजी गई थी, तो वहीं पर द्वितीय विश्व युद्ध का देहांत समाप्त होता है। तो हमें ये याद करना पड़ेगा। देखिए आगे लियोनिड ब्रेजनेव, इनका था एशिया के सामूहिक सुरक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया। अमेरिका के साथ संबंधों में तनाव की कमी के दौर के संबंध, चेकोस्लोवाकिया में जन विद्रोह का दमन किया और अफगानिस्तान में आक्रमण शामिल है। फिर उसके बाद कौन आता है? गोर्बाचेव आते हैं। गोर्बाचेव देखिए फिर से एक बार याद कर लेते हैं। लेनिन, स्टालिन, निकिता क्रुश्चेव, ब्रेजनेव और गोर्बाचेव। तो ऐसे हम लोग याद कर सकते हैं। ये 5-6 शासक आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। इसमें मिखाइल गोर्बाचेव अंतिम थे यूएसएसआर के। उसके बाद येल्त्सिन आ जाता है। येल्त्सिन वहां का राष्ट्रपति बनता है रूस का। मिखाइल गोर्बाचेव 1931 में सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति थे और इन्होंने 19 पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त, ये पूछा जाता है एग्जाम में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पेरेस्ट्रोइका पुनर्रचना की जाएगी। ग्लासनोस्त खुलेपन, लोगों को अपने समाज में विचार को प्रकट करने का अधिकार दिया जाएगा। जिस प्रकार से यूरोप के खुले समाज है कि अपने राष्ट्रपति, अपनी सरकार की नीतियों का खुलेआम विरोध किया जा सकता है, तो उस प्रकार से ग्लासनोस्त दिया जाएगा, मतलब खुलापन दिया जाएगा, खुलेपन का विचार दिया जाएगा। लोग जहाँ चाहे वहां संचरण कर सकते हैं, घूम सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं, सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं। तो ये शुरुआत किसने की थी? गोर्बाचेव ने। तभी लोगों ने बाहर की दुनिया, मुख्यतः यूरोप की दुनिया देखी कि वहां पर लोगों को कितने अधिकार दिए गए हैं। लोग अपनी सरकार की खिलाफत कर सकते हैं, नीतियों का विद्रोह कर सकते हैं, अपने अधिकारों की मांग करके संविधान में परिवर्तन कर सकते हैं। लेकिन उस समय यूएसएसआर में ऐसा नहीं था, तो तभी लोगों ने अपने आप को यूरोप से पिछड़ा हुआ महसूस किया। तो ये भी एक मुख्य कारण था कि यूएसएसआर का विघटन हुआ। तो वहीं पर ये पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त ने आर्थिक और राजनीतिक सुधार शुरू किए। अमेरिका के साथ हथियारों की होड़ पर रोक लगाई। अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सेना वापस बुलाई। जर्मनी के एकीकरण में सहायता की। जर्मनी का एकीकरण था, पढ़ते हैं ना, 1989 में जर्मनी का एकीकरण हो गया था, शायद यही डेट थी। शीत युद्ध समाप्त किया। सोवियत संघ के विघटन का आरोप लगा इन पर कि इन्होंने सोवियत संघ का विघटन किया। देखिए यहाँ पर फैक्ट दिया। ये सभी जो फैक्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में एग्जैक्टली यही डेट पूछ के भी आ जाती है कि इस डेट में क्या हुआ था। ये आपको याद करना ही पड़ेगा। मार्च 1985 मिखाइल गोर्बाचेव सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। बोरिस येल्त्सिन ने रूस की कम्युनिस्ट पार्टी को प्रमुख बना दिया। बोरिस येल्त्सिन को, जो यूएसएसआर के विघटन होने के बाद वहां के राष्ट्रपति बनते हैं, उन्हें कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख बनाया। सोवियत संघ में सुधारों की श्रृंखला शुरू की। और जून 1988 में लिथुआनिया में आजादी के लिए आंदोलन शुरू हुआ। एस्टोनिया और लातविया में भी फैला। पढ़ते हैं ना, ये बाल्टिक कंट्री थी, लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया, ऐसे भी याद कर सकते हैं। बाल्टिक कंट्री कौन कौन सी है? लिथुआनिया, एस्टोनिया, लातविया। तो लाल कस से याद कर सकते हैं। अक्टूबर 1989 सोवियत संघ की घोषणा के बाद वार्सा समझौता का सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। नवंबर में बर्लिन की दीवार गिरेगी। ये देखिए नवंबर 1989 को बर्लिन की दीवार गिरा दी गई, जो पूर्वी और पश्चिमी के मध्य विभाजन करती थी। और फरवरी 1991 में गोर्बाचेव ने सोवियत संसद ड्यूमा
वहाँ की रूस की संसद को वर्तमान में क्या कहा जाता है, ड्यूमा कहा जाता है, कि चुनाव के लिए बहुलवादी राजनीति की शुरुआत की। सोवियत सत्ता पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 72 वर्ष पुराना एक अधिकार समाप्त कर दिया और जून 1990 में रूसी संसद ने सोवियत संघ में अपनी स्वतंत्रता घोषित की। मार्च 1990 लिथुआनिया स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला सोवियत गणराज्य था। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पूछता है एग्जाम में कि 15 गणराज्यों रूस यूएसएसआर में सबसे पहला राज्य किसने था जो अपने स्वतंत्रता की घोषणा की थी, तो ये कौन था, लिथुआनिया था। जून 1991 में एल्सिन का कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिए और रूस के राष्ट्रपति बने येल्त्सिन, जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। 1991 में इससे इस्तीफा देके और रूस के राष्ट्रपति बने एल्सिन। भारत में भी इन्होंने अपना भारत में भी आए थे एल्सिन। एग्जाम में ऐसे पूछता है कि रूस का पहला प्रतिनिधि कौन था जो भारत आया था, तो येल्त्सिन थे। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के चरमपंथी ने गोर्बाचेव के खिलाफ एक असफल तख्तापलट किया। सितंबर 1991 में एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टी गणराज्य संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बने। 2004 में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन में शामिल हो गए। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नाटो में शामिल हुए थे। इसकी स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 में हुई थी। नाटो की स्थापना, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स। दिसंबर 1991 में रूस, बेलारूस और यूक्रेन 1922 के सोवियत संघ के निर्माण से संबंध संधि समाप्त करने का फैसला किया और स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल बनाया। आर्मेनिया, अजरबैजान, मोल्दोवा, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान भी राष्ट्रकुल में शामिल। जॉर्जिया 1993 में राष्ट्रकुल में सदस्य बना। वहीं पर संयुक्त राष्ट्र में सोवियत संघ की सीट रूस को मिली। दिसंबर 1991 गोर्बाचेव ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद इस्तीफा दिया और सोवियत संघ का अंत किया। तो हम लोग पढ़ रहे थे विघटन की परिणतियां क्या है। सोवियत संघ दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप में समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार की दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन बहुत सारे प्रभाव हुए और सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति से हुआ। समाजवादी प्रणालियां पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था, हथियारों की तेज होड़ शुरू की थी, परमाणु हथियार के संचय को बढ़ावा दिया था और विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियार की होड़ भी समाप्त हो गई। एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ। दूसरा यह कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत में समय केवल 2 संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीयता विश्व बनेगा। फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवी विश्व बनेगा जहां किसी एक देश का बोलबाला नहीं रहेगा।
हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा के सफाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाओं का विभिन्न देशों की ताकतवर सलाहकार बन गई, क्योंकि यह देशों को पूंजीवादी की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया और राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन की सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था यह देशों का उदय। उन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तर अटलांटिक संधि संगठन का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देश अमेरिका, चीन तथा अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक की हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थी। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। यहाँ पर देखिए, एक है बोरिस येल्त्सिन आ गए, जो रूस के पहले राष्ट्रपति थे। रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति कम्युनिस्ट पार्टी की सत्ता केंद्र तक पहुंचे। गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को में मेयर बनाए गए। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों के शामिल और कम्युनिस्ट पार्टी में इस्तीफा। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व सोवियत संघ के विघटन के केंद्रीय भूमिका निभाई। साम्यवाद ने पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया। एक आता है ना शॉक थेरेपी, क्या होती है? साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। पहले ये देख लेते हैं यूरोप का मानचित्र। पूर्वी और मध्य यूरोप ये थे रूस, बेलारूस, ये सब तो ये पूर्वी मध्य यूरोप और स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल मानचित्र है। अब देखेंगे कि यूएसएसआर का प्रभुत्व किसने संभाला था? रूसी संघ ने संभाला था। कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान, जॉर्जिया, अर्मेनिया। हम लोग देखते हैं, हम कितनी बार देखेंगे, अर्मेनिया और जॉर्जिया में भी युद्ध हुए थे लगभग 7-8 महीने पहले। तो जो ये तुर्की है, अजरबैजान का साथ देता है, तो ऐसे ऐसे युद्ध हुए थे। और ये यूक्रेन, बेलारूस, यूक्रेन और रूस के मध्य भी चल ही रहा है। रोमानिया हुआ, मालदीवा, बोस्निया हर्जेगोविना, अल्बानिया, तुर्की। तो ये सभी स्वतंत्र राष्ट्र हैं वर्तमान में। तो हम लोग शॉक थेरेपी की बात करते हैं। शॉक थेरेपी क्या होती है? साम्यवाद, ये एक आर्थिक मॉडल है। आई होप शॉक थेरेपी। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्वी सोवियत संघ की गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवाद व्यवस्था तक के कष्टप्रद और संक्रमण से होकर गुजरे। रूस मध्य एशिया की गणराज्य पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वर्ल्ड बैंक, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहते हैं। मतलब आघात पहुंचा और उपचार करना कहा गया था। तो शॉक थेरेपी का मतलब क्या था? एक ही एक आर्थिक मॉडल था कि आघात पहुंचाकर उपचार करना। जैसे किसी देश को में अगर ये किसी देश से, जैसे फॉर एग्जांपल मानते हैं कि भारत एक गरीब देश है, तो वर्तमान में है नहीं, गरीब देश है। जैसे पाकिस्तान को लेते हैं, पाकिस्तान एक गरीब देश है, इसकी अर्थव्यवस्थाएं एकदम डगमगा चरमरा सी गई है। हमेशा चाइना से उधार मांगता है, वर्ल्ड बैंक से उधार मांगता है। तो अब इसे IMF से पैसा मिलेगा, वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलेगा, तो ये पैसा तो देंगे, लेकिन उसके बदले ये कहेंगे कि आप अपने यहाँ ये नीतियां लागू करिए, अपने समाज में खुलापन लाइए। खुलापन इन द सेंस
कि वहाँ पर ऐसी नीतियाँ बनाइए जिससे बाहर की भी कंपनियाँ आके वहाँ पर व्यापार कर सकें। तो जैसे ही ये ऐसी नीतियाँ बनाती हैं तो बाहर के देश अमेरिका, यूरोप की पूंजीवादी कैपिटल एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनियाँ आके वहाँ पर अपना दायरा काफ़ी विस्तृत कर लेती हैं। लोगों को अपने देश के प्रोडक्ट बेचने का एक मार्केट मिल जाता है। तो ये इसी को शॉक थेरेपी कहते हैं कि आघात पहुँचाकर उपचार करना। भूतपूर्व में दूसरी दुनिया के देशों ने शॉक थेरेपी की गति व गहनता अलग-अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था। इसका मतलब था कि सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्म को निजी फॉर्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। इस संक्रमण में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख का मंजूर नहीं किया गया। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्था की बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज्यादा से ज्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता, मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों में बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे देशों के विकास के मार्गदर्शक और नियंत्रण करेंगे। शॉक थेरेपी का परिणाम क्या हुआ? शॉक थेरेपी का परिणाम था कि 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता के उपभोग की उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई और इस क्षेत्र को जनता को बर्बादी का मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योग को निजी हाथों में कंपनियों में बेचा गया। आर्थिक ढांचे का पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति की बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों में मटियामेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास का सबसे बड़ा गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों पर बेच दिया गया। औने पौने दामों मतलब जो यूएसएसआर में मतलब रूस में जो कंपनियां सरकारी प्रभुत्व में थी उन्हें एकदम छोटे छोटे दामों में बेच दिया गया था। हालांकि इस महाबिक्री के भाग लेने के लिए सभी नागरिकों के अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच दिए क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज्यादा बढ़ी कि लोगों में जमा पूंजी जाती रही। सामूहिक खेती की प्रणाली समाप्त हो चुकी थी और लोगों को अब खाद्यान्न की सुरक्षा मौजूद नहीं रही। रूस ने खाद्यान्न का आयात करना शुरू किया। सन 1999 में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद 1989 की तुलना में कहीं नीचे था। पुराना व्यापारिक ढांचा तो टूट चुका था, लेकिन इसकी जगह कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। समाज कल्याण की पुरानी व्यवस्था को क्रम से नष्ट किया गया। सरकारी रियायतों के खात्मे के कारण ज्यादातर लोग गरीबी में पड़ गए। मध्य वर्ग समाज के हाशिए पर आ गया और अकादमिक बौद्धिक कामों से जुड़े लोग या तो बिखर गए या बाहर चले गए हैं। कई देशों में एक माफिया वर्ग जरायम पेशा लोग उभरा और उसके अधिकतर आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। निजी
एकीकरण ने नई विषमताओं को जन्म दिया। पूर्व सोवियत संघ में शामिल रहे गणराज्यों और खासकर रूस में अमीर और गरीब के लोगों के बीच तीखा विभाजन हो गया। पहले की व्यवस्था में विपरीत अब धनी और निर्धन लोगों के बीच बहुत गहरी आर्थिक असमानता थी। आर्थिक बदलाव को बड़ी प्राथमिकता दी गई और उस पर पर्याप्त ध्यान भी दिया गया, लेकिन सब लोकतांत्रिक संस्थाओं में निर्माण का कार्य ऐसी प्राथमिकता के साथ नहीं हो सका। इन सभी देशों के संविधान गड़बड़ी में तैयार किए गए। रूस सहित अधिकांश देश में राष्ट्रपति को क्यों कार्यपालिका प्रमुख बनाया गया और उसके हाथ में लगभग हर संभव शक्ति थमा दी गई। फलस्वरूप संसद अपेक्षाकृत कमजोर संस्था रह गई। मध्य एशिया के देशों में राष्ट्रपति की बहुत अधिक शक्तियां प्राप्त थी और इनमें से कुछ सत्तावादी हो गए। मिसाल के तौर पर तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान ने पहले 10 वर्षों के लिए अपने को इस पद पर बहाल किया और उसके बाद समय सीमा को अगले 10 सालों के लिए बढ़ा दिया गया। इन राष्ट्रपतियों ने अपने फैसले से असहमति या विरोध की अनुमति नहीं दी। अधिकतर देशों ने न्यायिक संस्कृति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को स्थापित करने का काम करना अभी भी बाकी है। रूस सहित अधिकांश देशों की अर्थव्यवस्था 2000 में यानी अपनी आजादी के 10 साल बाद खड़ा होना शुरू किया। इन अधिकांश देशों में अर्थव्यवस्था पुनर्जीवन का कारण था खनिज तेल, प्राकृतिक गैस और धातु जैसे प्राकृतिक संसाधनों का निर्यात। रूस, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान तेल और गैस के बड़े उत्पादक देश हैं। बाकी देश को अपने क्षेत्र से तेल की पाइपलाइन गुजरने के कारण फायदा हुआ। इस एवज में उन्हें किराया मिलता है और एक हद तक विनिर्माण का काम भी फिर शुरू हुआ। संघर्ष और तनाव। पूर्वी सोवियत संघ में अधिकांश गणराज्य संघर्ष की आशंका वाले क्षेत्र हैं। अनेक गणराज्यों में गृह युद्ध की बगावत को झेला है। इसके साथ साथ इन देशों में बाहरी ताकतों की दखल भी बढ़ी है। इससे स्थिति और भी जटिल हुई है। रूस के 2 गणराज्यों चेचन्या और दागिस्तान में हिंसक अलगाववादी आंदोलन चले। मॉस्को में चेचन विद्रोहियों से निपटने के जो तरीके अपनाए और जिस गैर जिम्मेदार तरीके से सैन्य बमबारी की, उसमें मानवाधिकार का व्यापक उल्लंघन हुआ, लेकिन इससे आजादी की आवाज दबाई नहीं जा सकी। मध्य एशिया में ताजिकिस्तान 10 वर्षों यानी 2001 तक गृह युद्ध की चपेट में रहा। इस पूरे क्षेत्र में कई सांप्रदायिक संघर्ष चल रहे हैं। अजरबैजान का एक प्रांत नगर्नो कराबाख है। यहाँ के कुछ स्थानीय अर्मेनियाई अलग होकर आर्मेनिया से मिलना चाहते हैं। जॉर्जिया के 2 प्रांत स्वतंत्रता चाहते हैं और गृह युद्ध लड़ रहे हैं। यूक्रेन और किर्गिस्तान और जॉर्जिया में मौजूदा शासन को उखाड़ फेंकने के लिए आंदोलन चल रहे हैं। कई देश और प्रांत नदी जल के सवाल पर आपस में भिड़े हुए हैं। इन सारी बातों की वजह से अस्थिरता का माहौल है और आम नागरिकों का जीवन दुभर है। मध्य एशियाई गणराज्यों हाइड्रोकार्बनिक पेट्रोलियम संसाधनों का विशाल भंडार है। इससे इन गणराज्यों को आर्थिक लाभ हुआ है, लेकिन इसी कारण से यह क्षेत्र बाहरी ताकतों और तेल कंपनियों की आपसी प्रतिस्पर्धा का अखाड़ा भी बन चला है। यह क्षेत्र रूस, चीन और अफगानिस्तान से सटा है तथा पश्चिमी एशिया से नजदीक है। सितंबर 2001 की घटना में अमेरिका 11 सितंबर 2001 9/11 की जो घटना हुई थी 2001 में, घटना के बाद अमेरिका के क्षेत्र में सैनिक ठिकाना बनाना चाहता था। उससे किराए पर ठिकाने हासिल करने की मध्य एशिया के सभी राज्यों को भुगतान किया और अफगानिस्तान तथा इराक में युद्ध के दौरान इन क्षेत्रों में अपने विमानों को उड़ाने की अनुमति ली। रूस इन राज्यों को अपना निकटवर्ती विदेश मानता था और उसका मानना है कि इन राज्यों को रूस के प्रभाव में रहना चाहिए। खनिज तेल जैसे संसाधन की मौजूदगी के कारण चीन के हित भी इस क्षेत्र से जुड़े हैं
और चीनियों ने सीमावर्ती क्षेत्र में आकर व्यापार करना शुरू कर दिया है। पूर्वी यूरोप में चेकोस्लोवाकिया शांतिपूर्वक दो भागों में बंट गया। चेक तथा स्लोवाकिया नाम के दो देश बने, लेकिन सबसे गहन संघर्ष बाल्कन क्षेत्र के गणराज्य यूगोस्लाविया में हुआ। सन 1991 में के बाद यूगोस्लाविया कई प्रांतों में टूट गया। इनमें शामिल थे बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया ने अपने को स्वतंत्र घोषित किया। यहाँ नाटो के हस्तक्षेप करना पड़ा। यूगोस्लाविया पर बमबारी हुई और जातीय संघर्ष के गृह युद्ध का रूप ले लिया। ये पूछता है एग्जाम में, यूगोस्लाविया जो यूएसएसआर से कभी अलग हुआ था वो भी कई भागों में टूट गया। बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, क्रोएशिया। बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवाकिया, क्रोएशिया। उज्बेकिस्तान में हिंदुस्तानी फिल्मों की धूम। उज्बेकिस्तान भारत से कितना दूर उज्बेकिस्तान है? अगर मैप में देखिए उज्बेकिस्तान यहाँ पर है। और उसके बाद आप भारत कहीं देखेंगे तो भारत कहीं इसके दक्षिण पूर्व में यहाँ पर कहीं आपको मिलेगा भारत। उसकी बात करें, उज्बेकिस्तान की बात कर रहे हैं। सोवियत संघ के विघटित हुए 7 साल बीत गए हैं, लेकिन हिंदी फिल्म के उज्बेक लोगों को वही ललक मौजूद है। हिंदुस्तान में कोई नई फिल्म रिलीज हुई नहीं कि चंद हफ्तों के भीतर इसकी पायरेटेड कॉपियां उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में बिकने लगी, उपलब्ध हो जाती थी। ताशकंद के एक बड़े बाजार के नजदीक हिंदी फिल्मों की एक दुकान मोहम्मद शरीफ पत की है। मोहम्मद शरीफ अफगानी है, पाकिस्तानी के सीमा प्रांत के शहर पेशावर के वीडियो मंगाते हैं। उनका कहना है कि यहाँ हिंदी फिल्मों के बहुतेरे दीवाने हैं। यहाँ तो कहूँगा कि ताशकंद की 70% लोग हिंदी फिल्मों के खरीदते हैं। हम लोग रोजाना लगभग 100 वीडियो बेच देते हैं। मैंने अभी 1000 और भी वीडियो का ऑर्डर दिया है। उज्बेक लोग मध्य एशियाई हैं, वे एशिया के अंग हैं। उनकी एक साझी संस्कृति है, इसी कारण वे लोग भारतीय फिल्मों को पसंद करते हैं। साझे इतिहास के बावजूद फिल्मों और उनके हीरो के लिए उज्बेकी लोगों की दीवानगी उज्बेकिस्तान अनेक भारतीय आश्चर्यजनक जान पड़ती है। ताशकंद स्थित भारतीय दूतावास में अशोक समर बताते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं और स्थानीय अधिकारियों से मिलते हैं, काबीना मंत्री तक बातचीत में हमेशा इसका जिक्र करते हैं। इससे पता चलता है कि भारत की फिल्में, संस्कृति, गीत और खास तौर पर राज कपूर यहाँ घर घर जाने जाते हैं। यहाँ अधिकांश लोग हिंदी गीत गा लेते हैं, अर्थ चाहे न मालूम हो, लेकिन उनका उच्चारण सही होता है और वे संगीत भी पकड़ लेते हैं। मैंने पाया कि मेरे सारे पड़ोसी हिंदी गीत बजाते हैं और गा लेते हैं। मैं जब उज्बेकिस्तान आया तो मेरे लिए सचमुच बहुत आश्चर्य की बात थी। ये देखिए, भारत और सोवियत संघ। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। हमें पता है कि 1971 में एक ट्रीटी हुई थी, फ्रेंडशिप ट्रीटी। भारत की इंदिरा गांधी थी और भारत के विदेश मंत्री थे स्वर्ण सिंह और यूएसएसआर के। 1971 में भारत के प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी और यूएसएसआर की कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? यूएसएसआर के राष्ट्रपति ब्रेजनेव थे। और ब्रेजनेव की जो फॉरेन मिनिस्टर थे और भारत के उसमें फॉरेन मिनिस्टर थे स्वर्ण सिंह। तो इन दोनों ने फ्रेंडशिप ट्रीटी पर हस्ताक्षर किया था। भारत के स्वर्ण सिंह थे और यूएसएसआर का उस समय फॉरेन मिनिस्टर कोई था, नाम याद नहीं है। और इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री और ब्रेजनेव के मध्य वो थे फ्रेंडशिप ट्रीटी। शीत युद्ध के दौरान भारत और सोवियत संघ के संबंध बहुत गहरे थे। इससे आलोचकों को यह कहने का अवसर भी मिला कि भारत सोवियत संघ खेमे का हिस्सा था।
इस दौरान भारत और सोवियत संघ का संबंध बहुआयामी था। आर्थिक सोवियत संघ ने भारत की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों को ऐसे वक्त में मदद की जब ऐसी मदद पाना मुश्किल था। सोवियत संघ ने भिलाई, बोकारो और विशाखापट्टनम के इस्पात कारखानों तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स जैसी मशीनरी संयंत्रों के लिए आर्थिक और तकनीकी सहायता दी। भारत में जब विदेशी मुद्रा की कमी थी, तब ये सोवियत संघ ने रुपए का माध्यम बनाकर भारत के साथ व्यापार किया था। तो ये बहुत बड़ी बात है। भारत के पास विदेशी मुद्रा न होने के कारण भारत के साथ रुपए में व्यापार करना। वर्तमान में भी ऐसा ही होता है। जब से यूक्रेन पे रूस और यूक्रेन के मध्य युद्ध की घोषणा हुई, तब से भारत भी रुपए में रूस से व्यापार कर लेता है और रूस को भी कुछ चाहिए होता है तो अपने रूबल में व्यापार कर लेता है। तो राजनीतिक स्थिति सोवियत संघ कश्मीर मामले पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के रुख का समर्थन किया। सोवियत संघ ने भारत के संघर्ष के कड़े दिनों में खासकर 1971 में पाकिस्तान के युद्ध के दौरान मदद की। भारत ने भी सोवियत संघ की विदेश नीति और अप्रत्यक्ष लेकिन महत्वपूर्ण तरीके से समर्थन किया। भारत को सोवियत संघ ने ऐसे वक्त में सैनिक साजो सामान दिए जब शायद ही कोई अन्य देश अपनी सैन्य टेक्नोलॉजी में भारत को देने के लिए तैयार था। सोवियत संघ ने भारत के साथ कई ऐसे समझौते किए जिससे भारत के रूप में सैन्य उपकरण तैयार कर सका। संस्कृति हिंदी फिल्म और भारतीय संस्कृति सोवियत संघ के लोकप्रिय थे। बड़ी संख्या में भारतीय लेखक कलाकारों ने सोवियत संघ की यात्रा की। पूर्व साम्यवादी देश और भारत ने साम्यवादी रह चुके सभी देशों के साथ अच्छे संबंध कायम किए हैं, लेकिन भारत के संबंध रूस के साथ सबसे ज्यादा गहरे हैं। भारत की विदेश नीति का यह महत्वपूर्ण पहलू भारत का रूस के साथ संबंध है। भारत रूस संबंधों के इतिहास में आपसी विश्वास के साझे हितों का इतिहास है। भारत रूस में आपसी संबंध इन देशों की जनता की अपेक्षाओं से मेल खाते हैं। भारतीय हिंदी फिल्मों के नायक राज कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक रूस और सोवियत संघ के बाकी गणराज्यों के घर घर जाने जाते हैं। आप इस क्षेत्र में हिंदी फिल्मी गीत बजते सुन सकते हैं और भारत यहाँ जनमानस का एक अंग है। रूस और भारत दोनों का सपना बहुध्रुवी विश्व का है। बहुध्रुवी विश्व से इन दोनों देशों का आशय एक है कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई शक्तियां मौजूद हों, सुरक्षा की सामूहिक जिम्मेदारी हो, यानी किसी देश के ऊपर हमला हो तो सभी देश अपने लिए खतरा माने और साथ मिलकर कार्रवाई करें। क्षेत्रीयताओं को ज्यादा जगह मिले, अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का समाधान बातचीत के द्वारा हो, हर देश की स्वतंत्र विदेश नीति हो और संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं द्वारा फैसले किए जाएं तथा उन संस्थाओं को मजबूत, लोकतांत्रिक और शक्ति संपन्न बनाया जाए। 2001 में भारत-रूस सामरिक समझौते का अंग के रूप में भारत और रूस के बीच 80 द्विपक्षीय दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए हैं। भारत को रूस के साथ अपने संबंधों के कारण कश्मीर, ऊर्जा आपूर्ति, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद से संबंधित सूचनाओं के आदान-प्रदान, पश्चिमी यूरोप में पहुंचे बनाने और चीन के साथ अपने संबंधों में संतुलन लाने जैसे मसलों के फायदे हुए हैं। रूस को इस संबंध से सबसे बड़ा फायदा यह है कि भारत रूस के लिए हथियारों का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार देश है। भारतीय सेना को अधिकांश सैनिक साजो सामान रूस से प्राप्त होते हैं, क्योंकि भारत तेल के आयातक देशों में से एक है। इसीलिए भी भारत रूस के लिए महत्वपूर्ण है। उसने तेल के संकट की घड़ी में हमेशा भारत की मदद की है। भारत देश से अपनी ऊर्जा आयात को भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ऐसी कोशिश कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान के साथ भी चल रही है। इन गणराज्यों के साथ सहयोग के अंतर्गत तेल वाले इलाकों में साझेदारी और निवेश करना भी शामिल है। रूस भारत की परमाणविक योजना के लिए भी महत्वपूर्ण है। रूस ने भारत के अंतरिक्ष उद्योग में भी जरूरत के वक्त क्रायोजेनिक रॉकेट देकर मदद की है। भारत और रूस विभिन्न वैज्ञानिक परियोजनाओं में भी साझेदार हैं। तो ये इसका क्वेश्चन है।
देखिए जान लेते हैं मिखाइल गोर्बाचेव किसके संस्थापक हैं? सुधार के। शाक थेरेपी क्या थी? एक आर्थिक मॉडल था जिसमें हम लोग पढ़े थे वर्ल्ड बैंक और IMF के बारे में। आघात पहुंचाकर उपचार करना, IMF। बोरिस येल्त्सिन रूस के पहले राष्ट्रपति बने थे। वार्सा संधि 1954 में हुई थी। 1954 में, आई होप 1954 या 55 था, सैन्य समझौता था ये। और रूस सोवियत संघ का उत्तराधिकारी था। इसे ही जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था तो यूएनओ में इसे परमानेंट सीट दी गई थी। आइए ये भी क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित का कालक्रमानुसार सजाएं। पहले क्या हुआ था? पहले रूस की क्रांति हुई थी 1917 में। सोवियत संघ का विघटन हुआ था 1990 के दशक में हुआ था। बर्लिन की दीवार 1989 में गिरी थी। अफगान संकट 1979 में। तो आपका क्रम अनुसार लगा लीजिए। पहले डी आएगा, फिर ए, बी, सी। निम्नलिखित में कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं था? संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच विचारधारात्मक लड़ाई का अंत परिणाम था ये। स्वतंत्र राष्ट्रों में राजकुल का जन्म, ये भी परिणाम था। विश्व व्यवस्था में शक्ति संतुलन में बदलाव, शक्ति संतुलन में बदलाव हुआ था मध्य पूर्व में संकट। देख लीजिएगा अपने ये था। ये दूसरा लेसन था। इसकी कंप्लीट PDF आपको NCERT की वेबसाइट पर भी मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके पहले लेसन को हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पहला लेसन है, अध्याय फर्स्ट ये है। मतलब पुरानी वाली बुक में देखा जाएगा तो पुरानी वाली बुक में ये दूसरा लेसन है, इसमें ये पहला लेसन है। मैं इसकी PDF भी डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। जय हिंद।